हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.6 में आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन ट्राई किए थे। कुछ क्वेश्चन आपको भी दिए करने के लिए, आप ट्राई करिएगा और कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम सेपरेटली अलग वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। और उसके पहले बेसिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कवर किए, कई बच्चों को डाउट रहता है इस टॉपिक में कहाँ पे कंसिस्टेंट होता है कहाँ पे नहीं होता है। मैंने अच्छे से बेसिक से कवर किया है, हर एक चीज को विद एग्जांपल समझाया है। ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी कवर किए हैं। कभी कभी ये दिया होता है ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो वो वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से समझाया है। तो वो पार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई वगैरह के एग्जाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीज हो गई। अभी हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही हम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस स्टार्ट करेंगे आगे। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहता है। अभी आप लोग के इंटरेक्शन, जब आप डाउट पूछते हैं या कोई सवाल करते हैं या कोई फनी कमेंट वगैरह होता है तो उसका जवाब देते हैं, थोड़ा क्लास इंटरेक्शन अच्छा बनता है। तो वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पे कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 वही प्रोसेस है, हमको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो सॉल्व करने का वही प्रोसेस है। हमें पहले डिटरमिनेंट चेक करना होता है कहीं। अब ये तो कह रहे हैं सॉल्व करना है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं दिया होता तो हम पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर वो 0 है तो फिर हम आगे चेक करते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू डी भी 0 है। अगर दोनों 0 है तो हम बताते हैं इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। इस स्टेप में क्या होता है, पहले इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम पूरे स्टेप्स सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। डायरेक्ट काट पीट की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि हमको यूजिंग मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स में जितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के बनेंगे। तो पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर ले भैया जरा। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है तो एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट लिखने 2 1 1। एक्स वाई जेड, कभी कभी इनका ऑर्डर चेंज होता है तो वो ध्यान से लिखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं -2 -1। यहाँ पे देखिए एक्स गायब है, जो गायब होता है वो 0 होता है, तभी तो गायब है। ये 3 है, ये -5 है। मल्टीप्लाई में थे ये एक्स वाई जेड के। आप देखिए फिर से मल्टीप्लाई कराओगे 2x y प्लस जेड, यही तो आ जाएगा। और इक्वल किसके थे, 1 3/2 9। अच्छे और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे। तो जब हम आरडी शर्मा कवर कराएंगे तो उसमें और अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी पूरी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आरडी शर्मा उठाएंगे। ये हमारा ए होता है, ये एक्स होता है, और ये कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हैं आप, ए को छोड़कर बीसी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लेट कर लिया, बीसीडी कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारे एक्स की वैल्यू आती है, प्री मल्टीप्लाई कराते हैं, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए इनटू डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हमको ये पता है, बस ये दोनों चीजें नहीं पता है, तो ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी हमको। अब हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ए कैसे निकलेगा, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना आपको आता होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिटरमिनेंट की बेसिक लेक्चर देखिए जाकर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये और ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 10, और ये माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी -1 हम लेके चलते हैं इस वाले डायरेक्शन में। जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये माइनस का होता है तो -1 हो जाएगा। उसी की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5, और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 आएगा। ये प्लस का 1 होगा, तो उसी के अलावा की कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो 0 आएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 13। देखिए 13 हो जाएगा, 13 इंटू 2 26 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू है प्लस का 3, तो वैल्यू कितनी आ रही है 34। देखिए 31 हो जाएगा और 3 34, ये डिटरमिनेंट ए आ रहा है।
अब ये 0 भी नहीं है, इसका मतलब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तब हम ऊपर वाला पार्ट चेक करते हैं, अगर वही 0 नहीं है तो ऊपर वाला पार्ट क्या हमें सिंपली सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा इनवर्स और सोल्यूशन भी आएगा यूनिक। अब हमको क्या करना है, ये पता चल गया, देखिए 2 चीजें पता चल गई, बचा क्या एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, वो कोफैक्टर से निकलता है, तो हमको पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर कैसे निकलता है, हमने सारे कोफैक्टर लिख दिए यहाँ पे, हमें सिंपली इनकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके इससे निकालनी है। ये मैट्रिक्स है हमारी, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर अलग निकलता है, हमने साइन पहले लिख दिए। साइन कैसे पता चलता है, इनका सम इवन है तो प्लस आता है, ऑड है तो माइनस आता है, तो जहां पे इन सफिक्स का सम ऑड होगा वहीं माइनस लगता है, ठीक है। तो हमने ये साइन पहले लिख रखे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाती है, वरना अंदर वाले साइन को भी ध्यान देना होता है, बाहर वाले साइन को भी ध्यान देना होता है, या प्रॉपरली आप मैट्रिक्स छोटी छोटी बना के करें उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर आप करना चाहें तो आप पूरा मैट्रिक्स बना के प्रॉपरली सॉल्व करिए। अभी क्या है, C11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट रो ये है हमारी ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो कैंसिल कर दोगे बचेंगे तो यही एलिमेंट क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट बचे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी एक माइनस होता है, ये इसलिए हम निकाल चुके हैं। ये तो कोफैक्टर था, पहली वाली रो के तो कोफैक्टर होते हैं, ये कोफैक्टर माइनस वगैरह आप देखेंगे तो मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है कि किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटरमिनेंट आ जाता है, और अदर से करा देते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 13, ये तो आ रही देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 10 और ये माइनस माइनस प्लस 3, तो वैल्यू आती है 13। यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -5 ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 क्योंकि ऑलरेडी माइनस आ रहा था और एक माइनस वहां लगा हुआ है, ये भी हम निकाल चुके हैं। 3 देखिए 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का तो यही था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हमने निकाला था, 3 आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, वो हमने लिख दिया। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो दोबारा वो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए ये C11 था, C12 था, C13 था, बस आपको लिख देना है जाके। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बार बार वही मेहनत दोबारा नहीं करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आएगा, वैल्यू आएगी -8, ऑलरेडी माइनस है तो +8 हो जाएगा। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे -10, और 0 का किसी भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आई है -10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो थर्ड कॉलम कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 4 बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -0, वैल्यू आ जाएगी 6। ऑलरेडी माइनस हमने इसलिए लगा रखा था, हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। अब किसी को अगर इस टाइप में सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आपको प्रॉपरली उस तरीके से करना है। कैसे, जैसे हम ये करके बता रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, क्या 1 1 -2 माइनस, यही तो था, ये 4 एलिमेंट बचे, इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया हमने। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है तो वैल्यू आएगी 1 -1 है, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें हम खुद -1 लगाते हैं तो -2 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप इस तरीके से करिए। अगर आपको इस टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ रही थी इसकी 1। अब हम थर्ड रो देखिए 1 ही तो आएगा, ये -1 और ये +2 1 आ जाएगा। अब हम थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे -2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे -1, -3 आ रहा है, एक ऑलरेडी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। अब लास्ट बचा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी,
तो थर्ड रो थर्ड कॉलम ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 भैया बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो तो -4 हो जाएगा, और इधर हम खुद माइनस लगाते हैं तो -1 हो जाएगा, वैल्यू आएगी -5। ठीक है, तो ये सारे कोफैक्टर निकल आए हमारे। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारी? कोफैक्टर आ रहा है 13, 5, 3। 8 प्लस का है, ये -10 है, ये -6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये -5। प्लस वाला साइन लिखते नहीं है। इसी का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा? सिंपली रो को कॉलम में लिख देना, तो 13, 5, 3 हो जाएगा। 8 -10 -6 हो जाएगा, 1, 3 -5 हो जाएगा। अब हमें देखिए सारी चीजें पता चल गई ना। क्या चाहिए था हमको? एडजॉइंट चाहिए था कि नहीं चाहिए था, और डिटरमिनेंट ए चाहिए था। डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, डी हमारा पहले से पता है। सिंपली अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है, सारी वैल्यूज इसमें रख दो आगे। अब हमने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने सारी वैल्यूज रख दी जाके। 1 में डिटरमिनेंट ए 34 रख दिया, एडजॉइंट ए पूरा रख दिया, और डी की वैल्यू रख दी। अब हमें सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू x की वैल्यू क्या है? ये x है, y है, ये z है, इक्वल है 1/34। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे जरा। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखिए, जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 13 1 के पास जाएगा, 8 इसके पास जाएगा, ये 9 के पास जाएगा। तो 13 × 1 13 देगा, 8 × 3/2 हो जाएगा, और ये 9 आएगा। आई होप कितना क्लियर है। तो ये कैंसिल होकर कितना दे देगा? 4। तो वैल्यू आएगी 13 + 12 + 9। देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा। ये ऐड होकर 25 देगा, 25 और 9 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 34। हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके लिख रहे हैं। ठीक है, जगह की कमी की वजह से आप चाहे तो वहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1-2 स्टेप और बढ़ेंगे। अब सेकेंड रो को उठाना है, ये सेकेंड रो है, वो इस पे जाएगी। तो वैल्यू देखिए 5 × 1 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 × 3/2 है, और ये 3 × 9 27 हो जाएगा। 3 × 9 27। तो यहाँ वैल्यू आ रही 5। ये वैल्यू कैंसिल होकर 5 देगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, प्लस 27 आएगा। अब इतना क्लियर है? ये जब अगर 15 में से 27 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए कि ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर -10 देगा, तो ये -10 आएगा, प्लस 27, और इससे सब्ट्रैक्ट होकर 17 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आएगी 17। ठीक है, थर्ड रो जाएगी वैल्यू, तो 3 का 1 पे मल्टीप्लाई होगा, इसका इस पे मल्टीप्लाई होगा, इसका इस पे मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 3 आएगा, -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, बिल्कुल हो गया। -5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, मल्टीप्लाई करा दिए। तो ये वैल्यू हो रही है 3, तो 3 - 9 -45। तो यहाँ पे वैल्यू भाई -6 बचेगा। देखिए, तो -6 - 45, तो -51 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -51। अब अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 में 34 है, 34 से डिवाइड कर दें या कह दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी x y z की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 34 में 34। देखिए वैल्यू कितनी हो रही है? 34 में 34 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 34 में 34 आ जाएगा, वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अब बाद में क्या है, 17 को 34 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2। अब -51 पे अगर आप 34 से डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा 17 से, और ये 2 टाइम जाएगा, वैल्यू आएगी -3/2। अब सिंपली क्या है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, इक्वल तो आप करा सकते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो उसके सामने वही वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनल हमारे आंसर कितने आ रहे हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कितना आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है हमारी 1, y की वैल्यू आ रही है हमारी 1/2,
और z की वैल्यू आ रही है -3/2। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी क्यों है? सिर्फ एडजॉइंट निकालने में ये कैलकुलेशन है हमारी, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जैक्ट सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, कोई वैरायटी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के साथ आरडी शर्मा कंपलसरी आप रखिए, उसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कई अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमें सिर्फ इक्वेशन सेम दे रहे, बस डेटा चेंज कर रहे हैं। उसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे 1/x 1/y 1/z, तब हमें XYZ निकालना, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करी ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये कंप्लीट होने के बाद जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम आरडी शर्मा उठाएंगे। इसको पहले हम मैट्रिक्स में चेंज करें भैया। इतना बड़ा काम कैसे करेंगे हम? कैसे करना है? सिंपली हमें इसके कोफिशिएंट लिख देने हैं। तो XYZ कोफिशिएंट 1 -1 और 1 है, हमने छाप दिए। XYZ के कोफिशिएंट 2 है, 1 है और -3 है। यहाँ पे 1 1 1 है, 1 1 1 है, बिल्कुल। और ये मल्टीप्लाई में थे XYZ के और इक्वल में है 4 के 2 के। अब वही काम करना है कि A है, ये X है, ये D है। तो ये A है, ये X है, ये D है। यहाँ से हमको पता चलता है कि वैल्यू आती है जॉइंट A। हम बार बार प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आपको करना है, लेकिन आप हमारी नकलची मत बनिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देना है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए तब भी चल जाता है। ये डिपेंड करता है आपका स्कूल टीचर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। बाकी फाइनल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा रहेगा एक स्टेप बढ़ा देंगे, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा के तो हम डायरेक्ट A इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा। अब हमको क्या, यहाँ पे देखिए D पता है, ये वैल्यू है। अब हमें बस ये दो क्वांटिटी निकालनी है। डिटरमिनेंट A निकाल दीजिए। डिटरमिनेंट A कितना आएगा? तो डिटरमिनेंट A हमारा कितना आ जाएगा? इसको एक्सपेंड करना है, बेसिक सी चीज है। 1 उसी के अलाउंग के रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 क्वांटिटी बचेंगी। इसका इससे मल्टीप्लाई 1, इसका माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस 3, और यही कोफैक्टर भी होते हैं, याद रखिएगा। तो जो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको 2 बार यूज करिए, 2 बार कैलकुलेशन मत करिए। यही चीज आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए माइनस है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो रहे हैं तो बच कौन से रहे? ये वाले एलिमेंट बच रहे हैं। देखिए ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अब फिर 1 है तो ये प्लस 1 आएगा। तो उसी रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गए, ये 4 बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ होता है तो माइनस साइन। ये डिटरमिनेंट एक्सपेंशन आप जानते होंगे, इसलिए फिर इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये +1। तो वैल्यू कितनी आ रही है भैया? 10। डिटरमिनेंट A हमारा आ गया 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे आपको। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट। देखिए हमको ये दोनों चीजें पता चल गई, ये निकालना है। उसके लिए हम पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं, C11। इस तरीके से सारे लिखने हैं विद साइन। तो हमने सारे कोफैक्टर लिख दिए हैं, अब बस हमें इनकी वैल्यू निकाल के रख देनी है। और साइन हम पहले लिख लेते हैं। साइन माइनस का आता है, जिनका सम ऑड है वहां माइनस आता है, जिनका सम इवन है वहां प्लस आता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। साइन लिखने से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब हमको सिर्फ वही काम करना है। और अच्छी बात है कि पहली रो के हम सारे निकाल चुके हैं, वो यहीं आते हैं। कैसे? ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही तो आया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब मल्टीप्लाई कराया था तो ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, और ये माइनस वही आता है। तो ये हमारे फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर है। ये प्रॉपर्टी भी होती है, मैंने कई बार बता रखा है, पिछले भी क्वेश्चन बताया था कि किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटरमिनेंट आता है, अदरवाइज 0 आ जाएगा। अदर किसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पहली रो के तीनों कोफैक्टर है। तो ये वैल्यू 4 है, हमने 4 लिख दी। ये वैल्यू 5 है, हमने 5 लिख दी। साइन हमने ऑलरेडी लगा रखा है। ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 लिख दी। देखिए उस चीज को 2 बार यूज करिए, 2 बार कैलकुलेशन मत करिए। तो हमारी पहली रो के तो कोफैक्टर भी आ गया बहुत इजीली। ये हम कैलकुलेशन कर चुके थे, इसलिए हमने बताया। कोई भी डाउट है आप बताइएगा। अब हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो कौन सी कॉलम? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू -1 और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है, इधर प्लस साइन के साथ होता है, इधर माइनस साइन के साथ होता है, तो ये माइनस हो गया, ये -1 -2 है और ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो कॉर्नर की ये एलिमेंट बच रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई -1 के साथ होता है, वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर ये आप खुद से निकाल लेते हैं तो इतना पार्ट कट कर दीजिएगा जब हम ये कैलकुलेशन करा रहे हैं। ये तो हम सारे बच्चों के लिए करा रहे हैं, कुछ वीक है कुछ अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आप खुद से करके उतना पार्ट वीडियो का कट करके आगे से देखिएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी। जब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ये एलिमेंट बच रहे हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और इसका माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस 2 आ रहा है और यहाँ माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। इसीलिए साइन हम लगा लेते हैं तो हमको एक्स्ट्रा साइन की दिक्कत नहीं होती है, कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं देना, सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। अभी थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि तभी निकलेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 भाई बचेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस के साथ तो 2 आएगी वैल्यू। अब बात कर लें थर्ड रो सेकंड कॉलम की, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भाई 4 भाई बचेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये एलिमेंट बच जाएंगे, ये 4 एलिमेंट, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, वैल्यू आएगी 3 भैया। तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल आई। अब मैट्रिक्स क्या होती है, एग्जैक्ट लिख देंगे तो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है, लेकिन अगर हम ट्रांसपोज लेके लिख देंगे तो हमारा एडजॉइंट आता है, तो एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल लेते। आप सोचिए अगर ऐसे लिख देते, यही तो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती। अब अगर हम इनका ट्रांसपोज लेके लिख लेंगे, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे, इसको पहले यहाँ उतारेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हम डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहे हैं, यही तो पहली रो है, यही सेकंड रो है, यही थर्ड रो है, तो इसका ट्रांसपोज लेके लिखे दे रहे हैं। तो इस रो को कॉलम में लिखेंगे हम, ये 4, ये -5 और ये 1। यहाँ पे क्या है 2 0 -2, 2 0 -2 और ये क्या है 2 5 3। आई होप इतना क्लियर है। हमने क्या किया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकला है। अब हमको सारी चीजें इसमें रख देनी है आगे, तो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया, सीधा इक्वेशन 1 में वैल्यूज रख दी, तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट A 10 आया था, एडजॉइंट A इंटू D की वैल्यू रख दी, सारी मैट्रिसेस उठा के रख दी यहाँ पे। अब इसके इससे मल्टीप्लाई करा देना है, देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। तो फर्स्ट रो हमारी उठ के फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको जब उठा के ऐसे घुमा के रखेंगे तो 4 पे जाएगा, वैल्यू आएगी 16, ये 0 पे तो खत्म हो जाएगा और ये 2 2 4। समझ में आ रहा है, ये तो 0 पे जाएगा, बीच वाला एलिमेंट सभी 0 पे जाएंगे, इसको उठा के जब इस पे रखेंगे तो ये 4 पे, ये 0, ये मल्टीप्लिकेशन आता होगा, नहीं तो बेसिक देखिए जाके, इसको फिर उठा के ऐसे रखेंगे तो ये -20 हो जाएगा, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। अब इसको उठा के रखेंगे तो ये वैल्यू 4 आएगी, 0 तो मल्टीप्लाई होकर खत्म कर देगा, ये वैल्यू +6 आएगी। तो यहां से पता चला x y z की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ 20 अपॉन में 10 हो जाएगा, अपॉन 10 से यहाँ पे बचेगा -10 अपॉन में 10 हो जाएगा, या 10 अपॉन में 10। तो x y z कितना आ रहा है, x y z की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2 -1। हमें इस सॉल्यूशन में पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -1 और z की वैल्यू कितनी है 1। ये 3 सॉल्यूशन आ रहा है, x y z की वैल्यू आ जाती है हमारी। सिंपल वही कैलकुलेशन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था वैसे ही यही क्वेश्चन। तो आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि
आगे के जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन के बाद 13 14 एग्जैक्ट सेम है, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। एग्जैक्ट सेम है यार, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। एग्जैक्ट वही पैटर्न में करना है आपको। करना क्या है, ये मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, फिर उनके कोफैक्टर वगैरह निकाल के एडजॉइंट निकाल लेना है, एडजॉइंट और डी का मल्टीप्लाई करा देना है, कंपेयर करा देना है, एक्स वाई जेड आ जाता है। कुछ नया क्वेश्चन होता तो हम बिल्कुल कराएंगे। थोड़ी क्वेश्चन आप भी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 14 दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दो क्वेश्चन हमने ट्राई किया, दो क्वेश्चन आप ट्राई करिए। एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन वही है, एग्जैक्ट 11 12 13 14 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की क्वेश्चन की, वो चीज आप समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया है कि पहले ही ए दे रखा, ए एक्चुअली कुछ और नया नहीं है, इसी के पार्ट देखिए 2 -3 5 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2। जब इसको आप अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो यही ए आता है। इन्होंने क्या है कि वही मैट्रिक्स दे रखी, पहले आपसे इनवर्स निकाल रहा है और उसके बाद वैसे भी हमें इनवर्स निकालना ही पड़ता है यार, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही इनवर्स कैलकुलेट करा दिया, इनवर्स निकालना हमको पता है। ठीक है, तो अभी हम इसको होल्ड रखते हैं, पहले इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये करना होता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए होता है, यही होता है। ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में बचता क्या है, एक्स की वैल्यू होती है ए इनवर्स इनटू डी, सिंपली ए इनवर्स ही तो रख देना होता है। तो वो कैलकुलेशन हमें बाद में नहीं करनी पड़ेगी, ये पहले करा लेते हैं, कोई नया बात नहीं है इसमें। तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं पहले। डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 2 पता है आपको, 2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई बचेंगे क्या, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आएगी -4 और ये वैल्यू जाएगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका देखिए इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ होता है, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो कैसे किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर माइनस साइन के साथ होता है, तो ये माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस हम खुद लगाते हैं तो वैल्यू 4 हो जाएगी प्लस की। आगे क्या है, माइनस का होता है और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं आपके ये वाले, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वैल्यू आएगी -6 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस +4। इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस हम इसमें लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा। आगे वैल्यू 5, ये प्लस माइनस कैसे होता है सारी चीजें मैंने बता रखी, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 3 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ, वो 2 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो रहा है, इस पार्ट को हम पूरा इग्नोर कर सकते हैं, तो ये तो खत्म हो गया। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है, ये पार्ट खत्म हो गया। यहाँ -2 देखिए, यहाँ -2 बचेगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू 1 बचेगी और 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बचेगा। तो डिटरमिनेंट ए फाइनली कितना आ रहा है, -2। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे निकलता है भैया, एडजॉइंट हमारा निकलता है कोफैक्टर से। तो पहले हम सारे कोफैक्टर लिख लेते हैं विद साइन, मैंने बता रखा है। हमने क्या किया, सारे कोफैक्टर लिख दिए विद साइन, साइन से हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, हर बार मैं बताता हूँ ये बात। अब इसी का यूज करके निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट इससे निकालने में दिक्कत होती है तो प्रॉपरली थोड़ी 2-2 वाली डिटरमिनेंट बना के तब सॉल्व करिए। तो हम C11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C11 यानी जो यहाँ पे दिए होते हैं वही रो कॉलम कैंसिल होते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, कैंसिल हो जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं हमारे, कौन से बच रहे हैं उनके नीचे हम थोड़ा सा लाइन बनाते हैं, ये 4 है। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू आएगी -4 और इसका इससे साइन, ये देखिए हम एक्चुअली निकाल चुके होते हैं, बार बार हमें वो कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तो ये जो पार्ट हमने निकाले थे ये वही तो है, फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आएगी -4 और ये +4, तो वैल्यू 0 आएगी। तो पहले वाले के हमने निकाल रखा, ऐसे भी लिख देने। इसकी वैल्यू आई थी -2, तो ये -2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आई है 1, तो देखिए यहाँ -2 आएगा ना, तो हमने एक ऑलरेडी माइनस होता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन आया। कितना क्लियर है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम निकालना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो बचेंगे क्या भैया, ये 4 रो बचेंगे।
इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो +6 आ जाएगा, माइनस माइनस +6, और इधर हम माइनस खुद लगाते हैं तो -5। देखिए इनको इग्नोर कर दीजिए, जिन पे ब्लैक लाइन बना रखी उन्हीं से करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई 6 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई -5, वैल्यू आ रही 1, यहाँ पे वैल्यू 1, और साइन हमने वैल्यू लगा रखा है तो पहले वाले साइन की टेंशन ही नहीं लेना है हमको। अब क्या निकालना है हमको, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप इतना पार्ट कट कर दीजिएगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये कॉर्नर के 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराया -4, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया -5, वैल्यू आ रही माइनस करना है। अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट बच जाएंगे, सेकंड रो पूरी कैंसिल होगी, ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया -3, वैल्यू आ रही है 5। देखिए साइन लगाने का यही फायदा होता है, बाहर हमें साइन की टेंशन नहीं लेनी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो कैंसिल हो जाएगी, अब थर्ड रो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 भाई बचेंगे। इसका मल्टीप्लाई करा दोगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी -12, माइनस माइनस +12 हो जाएगा, और ये -10, वैल्यू आ रही है 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -8 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -15 है, -8 -15, तो माइनस का -23 हो रहा है, और एक माइनस पहले होता है तो +23 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अभी क्या बचा हमारा, लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट बच रहे, मल्टीप्लाई करा दो तो ये वैल्यू 4 और ये -9, तो वैल्यू आ रही 30। ये सारे हमारे कोफैक्टर निकल आए। अब हमें क्या करना है, सिंपली कोफैक्टर आपको लिखना है, C कितना आ रहा है, सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 2 0 1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 30। तो कोफैक्टर कैसे आ गया, हमने सारे फैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स में डाल दिया। देखिए इनको बस ये पहले रो के एलिमेंट, सेकंड रो, थर्ड रो। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट क्या आएगा, C का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दीजिए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30। यही हमारा एडजॉइंट आ गया। तो अगर हम इसमें रख देंगे जाके इस वाले फॉर्मूले में, तो A इनवर्स कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट -1 आया था, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करा देना, 1 से तो कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो A इनवर्स में बस साइन चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 0 1 -2 हो जाएगा, ये -2 9 -23 हो जाएगा, ये -1 5 और -30। आई होप इतना क्लियर। अब देखिए हमारा इनवर्स निकल आया, इन्होंने इनवर्स पूछा था तो हमने इनवर्स तो निकाल दिया भैया। अब इस इनवर्स का यूज करके ये निकालना है। हमको पता है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स हमारी कितनी आएगी। अब अगर हम इसके आगे से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाती है AX = D, यही तो लिखते हैं। तो यहां से हमको पता चला कि भैया x की वैल्यू आती है A इनवर्स × D, ये सब हम बता चुके हैं। A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम इसको अब लिखेंगे, A इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका यूज कर लेंगे। तो x क्या होता है हमारा, XYZ, ये लिखना बता रखा ना, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको सारी चीजें पता है। x की वैल्यू क्या होती है, XYZ। A इनवर्स हमने निकाल रखा है, वो क्या है, ये दे रखा है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -30। और D हमारा क्या होता है, जो लास्ट के ये जो कांस्टेंट दिए होते हैं 11 -5 -3, हमने ये लिख दिया 11, लाइट की थोड़ा सा लगा गई है, 11 -5 -3, सिंपली मल्टीप्लाई करा देना। तो मल्टीप्लाई करा देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। तो फर्स्ट रो हमारी ये फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, जी 0 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आएगी -5, 1 का -5 से और
माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये प्लस 6 हो जाएगा, वैल्यू अल्टीमेटली 1 बचेगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब क्या बच रहा है, सेकेंड रो को रखेंगे तो सेकेंड के इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -22 आएगा, 9 का 5 से -45 हो जाएगा, और 23 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। देखिए 23 3 से मल्टीप्लाई होकर देगा 9 और 6। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7, 67 माइनस का प्लस का 69 प्लस का 2 बच रहा है। आई होप इतना क्लियर। देखिए कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो वो आप देख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। हम अपने हिसाब से तो सारी कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, तो वही है कि हर एक डेटा सही से लिखेंगे तो कैलकुलेशन भी सही से होगी। अभी थर्ड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो थर्ड रो ये 11 से, ये 5 से और ये 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -11 आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -25 हो जाएगा, और 13 का 3 से माइनस माइनस प्लस का 39 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो रही है 6, 36 माइनस का प्लस का 39, तो वैल्यू बच रही है प्लस का 3। तो यहां से हमको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और ये किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के। तो यहां से पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है भैया, 1 2 3 के। यहां से पता चला कि जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू थी वो कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 1, वाई की वैल्यू आ रही है 2, जेड की वैल्यू आ रही है 3। ये हमारा सोल्यूशन। आई होप इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज की गई थी, हमको इनवर्स पहले बताना है, पहले इनवर्स की कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर हमको सोल्यूशन में वही इनवर्स रख देना है। आई होप इतना क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा अभी पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि उसमें इक्वेशन दे रखी होती थी, इसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर वही मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो दी होती थी ना एक्स वाई जेड की, वो मिसिंग है, उनको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। बस कैसे लिख दिया है, आप ये समझिए कि जैसे आप किसी बुक शॉप पे लेने गए, एक मतलब बुक शॉप पे आप कहीं कुछ चीजें सामान खरीदने गए, तो पेन आपने खरीदा, बुक खरीदी और कुछ स्केल या कुछ और, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट आपने खरीदे। तो आपने मान लिया एक पेन की कॉस्ट 2 रुपए थी और आपने कितने पेन खरीदे, 5। तो ऐसे तो लिखेंगे, ये हमने पेन मान लिया, पेन की कॉस्ट P मान लिया हमने, ठीक है। एक हमने पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट P रुपीज है, तो हमने 5 पेन खरीदे। बुक हमने खरीदा तो वो हमने मान लिया B है, तो उसकी कॉस्ट B रुपीज है। B रुपीज में हमको एक बुक मिल जाती है, बुक है इसलिए हमने B लिखा। और हमने मान लिया 3 बुक खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी हमको, एक बुक की कॉस्ट B है तो 3 बुक की कॉस्ट 3 भी हो जाएगी ना। जैसे मान लिया हमने एक बुक की कॉस्ट 5 रुपए थी और हमने 3 बुक खरीदी, टोटल पर मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 15 रुपए हम उसको देंगे। एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि एक का आप पता कर लीजिए और जितने ले रहे हैं मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। जैसे मान लिया हमने कोई एक 10 रुपए का एक पेन है और हमने 6 पेन खरीदे, तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10 रुपए का एक पेन है और 6 खरीदे तो सीधा मल्टीप्लाई करा देना, मतलब 60 रुपए उसको देना है। तो वही होता है कि एक का आप प्राइस पता करो और जितने ले रहे हो उनसे मल्टीप्लाई करा दो, टोटल अमाउंट आ जाता है। और हमने मान लिया कि एक बुक खरीदी और एक कॉपी खरीदी, कॉपी की प्राइस C है और हमने 7 कॉपी खरीदी, तो टोटल पैसा उसको कितना देना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट ऐसे तो निकलेगा कि एक पेन की प्राइस और हमने टोटल 5 खरीदी, मल्टीप्लाई करा दी तो टोटल पेन वाली कॉस्ट आ गई। एक बुक की प्राइस, टोटल 3 बुक खरीदी तो बुक का प्राइस टोटल आ गया। एक कॉपी की प्राइस, टोटल 7 कॉपी खरीदी, मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल कॉपी। तो टोटल अमाउंट जितना हम बुक सेलर को देंगे वो ऐसे निकलेगा। तो सेम फंडा यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक चीज है प्राइस और एक चीज है क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तभी तो हमारा अमाउंट आता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कभी क्वांटिटी मिसिंग कर देगा, जैसे इसमें क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी थी 4 kg ऑनियन, प्राइस मिसिंग था। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस, देखिए हमने इधर उल्टा पुल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। तो कभी प्राइस देगा, क्वांटिटी मिसिंग कर देगा, और कभी कहेगा ये ऐसे कह सकता था कि
यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन चेंज करता है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी थी, कहेगा कि 1 kg ओनियन का प्राइस इतना है और वीट का प्राइस इतना है, राइस का प्राइस इतना है, उतने 10 kg टोटल बता देगा इतने केजी हमने वीट खरीदा या इतने टोटल इतना प्रोडक्ट खरीदा है। उस टाइप में क्या हो जाएगा, उतना प्राइस दिया है। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी होती है ना, एक होता है हमारा प्राइस और एक होता है हमारा क्वांटिटी, कितनी खरीदी हमने, तभी तो मल्टीप्लाई करा के हमको अमाउंट मिलता है। तो वही हमें करना है। इनमें कोई एक चीज मिसिंग होगी तो दूसरी चीज दी होगी। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी तो प्राइस मिसिंग था, प्राइस दिया होगा तो क्वांटिटी मिसिंग थी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको करना क्या है, जो मिसिंग है उसको लेट कर लेना है, वही तो हमको निकालना है, वही वेरिएबल है। तो यहां पे हमने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज X रुपी, X कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, ऐसे लिख कर देना, Y कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज Z, ये मान लिया हमने। ठीक है, ओनियन को X रुपीज में मान लिया कि X रुपये पर केजी मिलता है, वीट हमारा Y रुपये पर केजी मिलता है और राइस हमारा Z रुपये पर केजी मिलता है। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहला हमने टोटल 60 रुपए दिए थे और क्या क्या चीजें खरीदी थी, 4 kg ओनियन और 1 kg की प्राइस X है, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई 4 into X, ये हमने टोटल वीट में दिए, ओनियन में दिया। ठीक है, 1 kg की प्राइस X रुपीज है, हमने 4 kg खरीदी तो टोटल इतनी प्राइस हो गई। अब आ जाती है वीट पे, वीट हमने 3 kg खरीदी और 1 kg की प्राइस कितनी थी Y। अभी क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करा देना है। अब 2 kg राइस था, हर kg राइस की प्राइस Z रुपीज थी, हमने 2 kg खरीदी, तभी तो टोटल हमारा कितना हो गया 60 रुपीज। ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बन जाएगी, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 kg खरीदी, 1 kg का प्राइस X रुपीज है, 4 kg खरीदी, एक का प्राइस Y रुपीज है, ये तो है ओनियन वीट और राइस का प्राइस दे रखे थे। 6 kg राइस है और हर एक की प्राइस Z रुपीज है, टोटल हमने 90 रुपीज दिए। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। यहाँ देखिए कॉस्ट 6 kg ओनियन खरीदी X रुपीज में, 2 kg वीट खरीदी Y रुपीज में और 3 kg राइस खरीदी Z रुपीज में, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई 70 रुपीज। ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इनके भी मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इसका भी 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने नहीं बनाई तो आपको मार्क्स कट हो जाएगा। अभी क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बन गई। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन यहां से दिए होते थे, अभी क्या है कि इसको भी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था, बस और कुछ नहीं था। तो अब हमारा इक्वेशन मिल गई। अब ये क्वेश्चन भूल जाइए, अब समझिए यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड बताना है। तो वही फंडा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, अगर आप कोशिश करिए पहले खुद रोक के, पहले आप ये समझ के कैसे कन्वर्ट होता है। अब इसको सॉल्व करना मैं बता रखा है, पहले मैट्रिक्स बनाइए, इनवर्स निकाल के, कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइन निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिए और एक्स वाई जेड वैल्यू आ जाएगी। और एक्स वाई जेड ही पर केजी प्राइस है हर एक चीज का। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आगे देखिएगा वीडियो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3। ये मल्टीप्लाई था एक्स वाई जेड से और ये वैल्यू आ रही थी 60 90 और 70। वही हो गया काम हमारा। तो ये a है, ये x है और ये b दे रखा है। हम करते क्या है, x की वैल्यू क्या आती है, तो हम करते क्या है, x की वैल्यू क्या आती है, a इनवर्स इंटू d या एडजॉइंट a इंटू d अपॉन में डिटरमिनेंट a। ये इक्वेशन 4 मान लेंगे क्योंकि 3 हम पहले बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, इसी का डिटरमिनेंट निकालना है और d से मल्टीप्लाई कराना है। तो भैया निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट a कितना आएगा, डिटरमिनेंट निकालना आपको पता होना चाहिए। 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 आएगा, -12 आएगा, -12 आएगा, -3
ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, -36 आ जाएगा। अभी ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 -22। तो वही तो 0 एलिमिनेट कर देंगे इसको, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -3 इंटू -30, यहाँ पे वैल्यू आएगी +2 इंटू -20, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -90, माइनस प्लस 90 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी -40, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 50। ये डिटरमिनेंट लिया। अब डिटरमिनेंट पता चल गया हमको, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, ये पहले पार्ट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। सारे एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर निकालना होता है, तो हमने सारे कोफैक्टर लिख दिए हैं, साइन भी लगा दिया है पहले, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, मैंने बता रखा है। अब हमको ये निकालना है, ये हम पहले निकाल लेते हैं। जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो पहली रो ऑलरेडी हम निकाल चुके होते हैं। ये जो दिए होते हैं, ये जो हमने निकाला, ये पहली रो के कोफैक्टर ही होते हैं। जैसे ये देखिए हमने ऐसे किया था, तो ये 12 - 12 आया तो वही है, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा कितना आ रहा था, 0। ब्रैकेट के अंदर वाले जो है वो कोफैक्टर है। ये 0 आया था, ये -30 आया था, तो ये माइनस +30 हो जाएगा। और वो 20 आ रहा था माइनस का, तो -20 हमने लिख दिया। देखिए हम कैलकुलेशन कर चुके थे, इसलिए मैं दोबारा नहीं करना है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। वैल्यू आ रही माइनस ऑलरेडी लगा, इसलिए माइनस का साइन पहले लगा देते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी। ये 4 जो कॉर्नर वाले एलिमेंट है ये बच जाएंगे। 12 - 12 वैल्यू क्या आ रही है, 0 की है, साइन हटा दो, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 18 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 10। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 बचेंगे एलिमेंट, ये हो जाएगा 24 - 4। 24 - 4 वैल्यू देगा 20, और साइन माइनस पहले से लगा हुआ है। थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो वो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये एलिमेंट। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये -6 वैल्यू आएगी 10। देखिए हमारे सारे कोफैक्टर निकला है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट नहीं लिखा है क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये हो जाएगा 12 - 12, ये 0 था। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमने नहीं निकाला था, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 और ये वैल्यू हो जाएगी -18 - 10 आएगा। देखिए कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन गलत सारा काम खराब, तो वो आपको बजाना है। अब देखिए ये एक्चुअली हम इसको बार बार नहीं लिख रहे, ये एक्चुअली कोफैक्टर होता है। आप अलग से लिखोगे तो C11 इस पहली रो आएगी, फिर ये दूसरी रो आएगी, तीसरी रो आएगी, उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो डायरेक्ट हम एडजॉइंट ए लिखे दे रहे हैं। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये फर्स्ट रो को हम ऐसे कॉलम में लिखे दे रहे हैं, 0 30 -20, दूसरी है -5 0 और क्या है -10, तीसरी क्या है 10 -20 और 10। ठीक है, अब हमें सिंपली इसको उठा के इस फॉर्मूले में रख देना है जाके, जो हमने निकाला था। सारी चीजें हमको पता चल गई हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, डिटरमिनेंट आया था 50, तो 1/50 हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ए हमारा कितना आ रहा है, 0 -5 10 30 0 -20, ये 0 है, -20 -10 और 10। ठीक है, हमने एडजॉइंट रख दिया जाके, डिटरमिनेंट रख दिया, और डी क्या है, ये वाला पार्ट, इसमें मल्टीप्लाई करा देना है 60 से 90 से और 70। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा देना और हमारा XYZ जो था वो वैल्यू आ जाएगी। XYZ क्या है हमारा,
कैपिटल एक्स क्या है हमारे, यही तो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। 1/50 बाहर है, जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप फर्स्ट रो जाएगी तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। यहाँ पे क्या है माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे -450 हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई होके, और ये प्लस का 700 हो जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जाके तो ये 180 हो जाएगा, 00 1800 आएगा, 30 × 60 ये तो 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1400। आई होप इतना क्लियर है। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 1200 हो जाएगा, ये माइनस का 900 हो जाएगा, और ये प्लस का 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 आएगा। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो 1/50, अब जोड़ना घटाना तो आना चाहिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। देखिए 450 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 250। यहां से देखिए 18 में 14, 18 में 14, इतना तो कर ही सकते हैं, 400। और यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो गया -200 देगा, -200 इससे हो गया माइनस का 1400। ऐसे माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए, कहीं साइन में गड़बड़ी हुई है तो जरा हम ये थर्ड रो हमारी ये माइनस का नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइस निकालना है, प्राइस माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस का ही आएगा। कहीं गड़बड़ी हो, गड़बड़ ये आ रहा है थर्ड रो से, मतलब इसमें गड़बड़ी हुई है। तो हम एक तरफ से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है थर्ड रो के एलिमेंट है, ये मतलब ये वाले एलिमेंट है कि हमने ट्रांसपोज ले लिया था तो ये एक्चुअली थर्ड रो में आ गए थे। तो माइनस का 20, 13 का 13 तो हमने डिटरमिनेंट निकाला था, सही था। इसका मतलब ये वाला देखा 2 3 हमारा इसे निकलेगा 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18, 8 माइनस का 18, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का होता है। ये देखिए ये गड़बड़ की हमने, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ एक ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है, और हमने जब इसकी कैलकुलेशन करी सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए, अभी हम समझा रहे हैं आपको, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो एलिमेंट आपके यही बचेंगे। ये जब आपकी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 माइनस 18 माइनस का 10 बचेगा, और एक ऑलरेडी माइनस होता है तो +10 आएगा। तो ये एक्चुअल में +10 था, तो ये एक्चुअल में +900 आएगा। अभी ठीक है, तो ये एक्चुअल में 3 बचेगा, 3 से जाके 400 बचेगा, ये प्लस का 400। कभी समझ में आ रहा है? ये देखिए ये 16 हो जाएगा, 16 में से 12 चला जाएगा, 400 बचेगा। आप उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लिख देते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये वैल्यू हो जाएगी 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। यानी हर एक की प्राइस आ गई आपकी। ऑनियन x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 रुपीज, y की वैल्यू कितनी आ रही है 8 रुपीज, और z की वैल्यू भी कितनी है 8 रुपीज। यानी ऑनियन आपका 5 रुपीज पर केजी है, व्हीट आपका 8 रुपीज पर केजी और राइस आपका 8 रुपीज पर केजी। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक देखिए, साइन एक्चुअली ये क्वांटिटी हमने इधर उधर लिख दी थी, इसी वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। बाकी आपको पकड़ में आना चाहिए कहां से गलती हो रही है। आपको पूरा कैलकुलेशन फिर से नहीं रिवाइज करना है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन अच्छी करी है। कहीं अगर गलती हो रही है तो आपको उस पॉइंट को पकड़ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी को पहले लैंग्वेज में, इक्वेशन को थ्योरी में दे रखा होता है, इक्वेशन बनानी, फिर वही पूरा काम प्रोसेस करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन लग रहा होगा लेंदी है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के मैट्रिक्स बना के आपको पूरा सॉल्व करना है। वही जैसे हम इक्वेशन दे रखी होती थी और सोल्यूशन निकालते हैं, पूरा काम उसी तरीके से है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे मूव करेंगे।
तब तक के लिए सेफ रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।